अब अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब सबसे पहले बताया डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए का, एमआरएनए पे कोडॉन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन से। एमआरएनए से अब प्रोटीन बनाना है, एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो अब हमको पढ़ना है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। देखो प्रोटीन सिंथेसिस को हम अगर नॉर्मली देखें तो इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है, 3 स्टेप में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। सेकेंड स्टेप होता है चार्जिंग ऑफ एमाइनो एसिड। थर्ड स्टेप होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मेन प्रोसेस है आपका, कि उसमें आपको बताया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, क्यों होता है। और एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये तो रिक्वायरमेंट है, मतलब थर्ड स्टेप का ये दोनों रिक्वायर, मतलब प्रिपरेशन अगर हम बोले प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट सेकंड में, तो ये स्टेप नहीं, इसको बोल दो कि आप प्रिपरेशन है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, मेन थर्ड प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड को। एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। अब देखो एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड की बात करें तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के अमाइनो एसिड है, हमारे पास 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। अब ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड को हम एक्टिव कैसे बनाएं, इसका एक्टिवेशन कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, जो अमाइनो एसिड को हमको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ले जाना है, जिस अमाइनो एसिड को हमको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ले जाना है, उस अमाइनो एसिड को हम एटीपी के साथ जोड़ देंगे। उस अमाइनो एसिड को हम एटीपी के साथ जोड़ देंगे और किस एंजाइम के प्रेजेंट में, किस एंजाइम के प्रेजेंट में, एंजाइम का नाम है एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। अब इससे बना क्या, एमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स +2 फॉस्फेट ग्रुप। अब बताओ क्यों, देखो एमाइनो एसिड था, एमाइनो एसिड को हम अगर एटीपी के साथ जोड़े, कहां मतलब कौन से एंजाइम की हेल्प से, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम के हेल्प से। तो यहाँ पे तो ट्राइफॉस्फेट था और हमको यहाँ पे क्या आ गया, मोनोफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट आया, मतलब ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट मतलब 1 फॉस्फेट, इसका मतलब 2 फॉस्फेट बचा कि नहीं बचा, ये 2 फॉस्फेट यहाँ आ गया। तो हम जब ये जो आया एमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, यही हुआ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो आपको ये हो गया, फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे हुआ एक्टिव। और आप एक चीज याद रखो, जितने टाइप के अमाइनो एसिड हैं उतने टाइप का ये एंजाइम होगा। जितने टाइप का अमाइनो एसिड, अगर हमारे पास 20 टाइप का अमाइनो एसिड है, ये भी 20 टाइप्स के होंगे, क्योंकि हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होगा सेल में। हर अमाइनो, जितना भी अमाइनो एसिड है, हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम होगा, ठीक है। अब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो गया। अब देखो हम एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कर दिया, अब हमको सेकेंड स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीएनए। सेकेंड स्टेप क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कुछ नहीं है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में हम बस सिंपल सा चीज करते हैं कि ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, इस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को थर्ड एंड, मतलब टीआरएनए के थर्ड एंड पे हम जाके जोड़ देते हैं। आपको जब टीआरएनए के बारे में बताया था तो उस टाइम बताया था कि अमाइनो एसिड, जो न्यू अमाइनो एसिड आता है, वो टीआरएनए के थर्ड एंड पे जाके बाइंड होता है। तो बस हमको ये क्या करना है कि मतलब इसको टीआरएनए के साथ जोड़ना है। अगर हम इसको टीआरएनए के साथ जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आप देखो, ये क्या बना, एमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस टीआरएनए और प्लस टीआरएनए।
चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या होता है, ये एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड जो है ना, ये एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए। एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड स्पेसिफिक टीआरएनए से रिकॉग्नाइज होता है, और रिकॉग्नाइज होके क्या होगा कि ये एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड टीआरएनए से जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद मतलब एक मतलब जो मतलब एमाइनो एसिड और टीआरएनए मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो है एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और ये जो जुड़ेगा, जुड़ने के बाद एएमपी और एंजाइम उससे सेपरेट हो जाएंगे, एएमपी और एंजाइम उससे सेपरेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एएमपी एंड एंजाइम अलग हो गया, एमाइनो एसाइल और टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बन गया, तो एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और एएमपी और एंजाइम अलग हो गया। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, चार्ज टीआरएनए। इसी को क्या बोल देते हैं, चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। और चार्ज टीआरएनए अब कहाँ ये चले जाएगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चले जाएगा। ये चार्ज टीआरएनए कहाँ चले जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये चार्ज टीआरएनए कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एक चीज देखो, आप सबसे पहले क्या किए, हमारे पास 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड है, और 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड है। अब उस 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड के लिए हमारे पास 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम है। और ये एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम क्या करता है, एमाइनो एसिड को एटीपी के साथ जोड़ करके उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो सबसे पहले हम क्या किए, अपना फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। कैसे एक्टिवेशन करें एमाइनो एसिड का, कि एमाइनो एसिड के साथ एटीपी जोड़ दिए, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज के हेल्प से एमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, और 2 फॉस्फेट रिलीज हो गया। 2 फॉस्फेट रिलीज हुआ, ये जो कंपाउंड बना इसी को हम क्या बोल दिया, एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड। अब इसी एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड को अब हमको टीआरएनए के साथ जोड़ना है। अगर हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कुछ कंपाउंड रिलीज हो जाएगा, और जोड़ने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसी को चार्ज टीआरएनए बोलेंगे। क्या होता है, ये एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड है, इसको क्या किया, टीआरएनए के साथ जोड़ दिए। ये टीआरएनए के साथ जो जोड़े, आप सोचो कि ये मतलब स्पेशल एमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेगा। स्पेसिफिक एमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेगा, और टीआरएनए रिकॉग्नाइज किया तो ये एमाइनो एसिड उसके थर्ड एंड पे जाके ज्वाइंट होगा। थर्ड एंड पे ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होने के कारण क्या होगा, एएमपी और एंजाइम उससे सेपरेट हो जाएगा, और एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, यही कॉम्प्लेक्स को हम चार्ज टीआरएनए के नाम से जानते हैं। अब ये मतलब चार्ज टीआरएनए हो गया। अब थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन, अब उसको पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन को भी 3 स्टेप में डिवाइड किया गया, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब हम ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे। थर्ड स्टेप जो हमारा है, ये सब चीज आपको समझ में आ गया, क्यों कोई एक्टिव हुआ, क्यों नहीं हुआ। और जब ये एक्टिवेटेड मतलब ये चार्ज टीआरएनए है, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसको भेज दिया गया। अब हम थर्ड स्टेप पढ़ते हैं, क्या है, ट्रांसलेशन। थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन, अब इनिशिएशन कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, ट्रांसलेशन थर्ड स्टेप है, ट्रांसलेशन थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। दूसरा स्टेप है चेन का इलोंगेशन, थर्ड स्टेप है चेन का टर्मिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप को हम पढ़ते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। देखो, राइबोसोम्स का स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब। अभी हम एक बात और बता दें आपको, प्रोटीन सिंथेसिस मेनली डिस्कस हम कर रहे हैं प्रोकैरियोट के लिए। बाकी हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोट के बारे में भी, यूकैरियोट में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखो, लगभग सिमिलर होता है, और क्या क्या चीज डिफरेंट होता है वो मैं बता दूं। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में जानना है। प्रोकैरियोट का पढ़ रहे हैं, और प्रोकैरियोट से क्या अलग है यूकैरियोट, ये हम आपको बता देंगे। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का क्लियर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ठीक है। अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। राइबोसोम्स का स्मॉलर सब यूनिट 30S, ठीक है। लार्जर सब यूनिट 50S, ठीक है। उसके बाद
इसको जोड़ने के लिए Mg+2 को फैक्टर। अब इन सब चीजों के लिए मतलब रिक्वायर्ड है जीटीपी, एनर्जी का भी रिक्वायर्ड है, और एंड सम इनिशिएशन फैक्टर, एंड सम, और हाँ एक चीज, ये सब तो हो गया। उसके बाद ये देखो इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, स्मॉलर सब यूनिट ले लिए, लार्जर सब यूनिट ले लिए, Mg+2 एज अ को फैक्टर ले लिए, और जीटीपी हमको एनर्जी के लिए ले लिए। उसके बाद mRNA जिसपे इंफॉर्मेशन होता है तो mRNA ले लिए। और अब ये क्या, एंड नहीं, और भी चीज होता है। अब जो देखो अमाइनो एसिड को जो लेके आएगा, कौन लेके आता है, टीआरएनए, तो टीआरएनए को भी ले लेंगे। एंड सम इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हमको ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेशन में किस किस चीज का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम उस चीज को नोट कर लेते हैं। स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, Mg+2 एज अ को फैक्टर, जीटीपी जिससे हमको एनर्जी मिलेगा, और mRNA जिसपे हमको प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन होगा, टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लेके आएगा, और कुछ इनिशिएशन फैक्टर जो हमको हेल्प करेगा इनिशिएट करने में, अब जो है, अब एक चीज बताओ, अब इनिशिएशन फैक्टर जो है, इनिशिएशन इसको बोलते हैं आईएफ। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं IF1, IF2 एंड IF3। ये और कुछ नहीं, बस एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में मोर देन 3 से ज्यादा, मोर देन 3 होते हैं। अरे ऐसे लिख लो इसको, 3 से ज्यादा, मोर देन 3 होगा यूकैरियोट्स में। उसके बाद आरबीसी में अगर इसका बात करें, आरबीसी में ये 10 होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अब इनिशिएशन फैक्टर हो गया, सारा चीज मिल गया। और अब है जीटीपी और इनिशिएशन फैक्टर, इन सब चीजों को इनिशिएट मतलब स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्या होगा, क्यों होगा। अब देखो mRNA पे देखो, अब हमारा क्या काम है कि देखो सारा चीज तो हमको इनिशिएशन फैक्टर मिल गया। अब इनिशिएशन फैक्टर मिल गया तो अब इनिशिएशन फैक्टर क्या होगा, अब हमको इनिशिएशन करना है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले mRNA रिकॉग्नाइज करेगा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब ये mRNA रिकॉग्नाइज करेगा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को, कैसे, तो mRNA का देखो ये हुआ mRNA पे AUG, ठीक है, AUG GAG मतलब जो भी चीज है, ठीक है, जो भी चीज है। अब एक बात आप देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, mRNA पे एक सीक्वेंस होता है जिसको हम SD सीक्वेंस बोलते हैं, मतलब डेलगेनो सीक्वेंस जिसको बोलते हैं। तो SD सीक्वेंस, mRNA पे सीक्वेंस होता है SD सीक्वेंस, और mRNA जो स्मॉलर सब यूनिट से जाके जुड़ता है, उस स्मॉलर सब यूनिट में rRNA प्रेजेंट होता है, 16S rRNA प्रेजेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में 16S rRNA पे। इस जो SD सीक्वेंस मैंने आपको बताया, देखो अब क्या बताया मैंने, ये सब तो इनिशिएशन फैक्टर हो गया। अब इनिशिएशन फैक्टर होने के बाद अब एक चीज बताओ, mRNA को सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट पे हमको जोड़ना है। अब स्मॉलर सब यूनिट के पास जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे कैसे, mRNA तो डायरेक्ट उड़ करके वहां नहीं पहुंच जाएगा। तो mRNA पे एक स्पेशल सीक्वेंस होता है 8 नाइट्रोजन बेस का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको हम SD सीक्वेंस बोलते हैं, जिसका की फुल फॉर्म होता है साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कहाँ होता है, जो mRNA का स्टार्टिंग कोडोन, इनिशिएशन कोडोन होता है, जो mRNA का इनिशिएशन कोडोन होता है, उस कोडोन से 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले एक SD सीक्वेंस होता है, SD सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस क्या होता है,
ए ए जी जी ए जी जी, ये सीक्वेंस, ये 8 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है जिसको हम एसडी सीक्वेंस बोलते हैं। ये एसडी सीक्वेंस का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स पे होता है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आरआरएनए बनाता है, और आरआरएनए बनाएगा तो स्मॉलर सब यूनिट में याद करो कि कौन सा आरआरएनए था, 16S आरआरएनए। ये 16S आरआरएनए कहां होता है, स्मॉलर सब यूनिट में, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स पे ये 16S आरआरएनए है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस पे होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एएसडी सीक्वेंस। इसको बोलते हैं एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस, एएसडी सीक्वेंस। अब ये एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट के 16S आरआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे आपको बताए थे कि एंटी कोडोन मतलब कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, उसी तरह यहाँ एसडी सीक्वेंस एएसडी सीक्वेंस स्मॉलर सब यूनिट को, एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है एसडी सीक्वेंस एएसडी सीक्वेंस के हेल्प से। एसडी सीक्वेंस का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एएसडी सीक्वेंस होता है। एसडी सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए और एएसडी सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में भी कहा, 16S आरआरएनए में। फिर ये जाकर के स्मॉलर सब यूनिट से ज्वाइन हो जाता है। ये तो हमारा था कि हम एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट से जाके कैसे ज्वाइंट होगा, तो ठीक है। अब अगर हम यूकैरियोट की बात करें, ये तो बात चल रहा था प्रोकैरियोट का, ठीक है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में ये था कि यूकैरियोट में एसडी सीक्वेंस एएसडी सीक्वेंस नाम का कोई चीज नहीं होता है। यूकैरियोट्स में 7mg कैप होता है, 7mg कैप, और यही 7mg कैप का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है प्रेजेंट कहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और स्मॉलर सब यूनिट यूकैरियोट्स में 80S होगा और इसमें 70S। अरे ये वाला जो है 50 और 30, ये तो 70S वाला है ना। अरे और यहाँ पे जो यूकैरियोट में होगा 60 और 40, ये किसका, 80S का होगा। और 80S का होगा इस मतलब अब जो राइबोसोम है इसमें 40S में क्या होता है, 18S आरएनए होगा स्मॉलर सब यूनिट में। अब ये 7mg कैप में जो नाइट्रोजन बेस है, 7mg कैप में जो नाइट्रोजन बेस है, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जैसे एसडी सीक्वेंस का एएसडी सीक्वेंस मिला कहां पे, 16S आरआरएनए, उसी तरह 7mg कैप का कॉम्प्लीमेंट्री 18S आरआरएनए पे मिलेगा। वो आरआरएनए कहां प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट के मतलब राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में जो आरआरएनए प्रेजेंट है उस पे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, एसडी एएसडी सीक्वेंस के हेल्प से। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में 7mg कैप रिकॉग्नाइज करेगा 18S आरआरएनए स्मॉलर सब यूनिट को 7mg कैप के हेल्प से। तो ये चीज तो बेसिक चीज है, कैसे एमआरएनए पे रिकॉग्नाइज करेगा, फिर आगे मैं बताता हूं। अब ये रिकॉग्नाइज तो करेगा, लेकिन रिकॉग्नाइज करने से पहले हमको एक चीज और करना पड़ेगा। ये सब चीज आपको क्लियर हो गया, ये सब चीज को आप नोट कर लो, ध्यान रख लो। देखो अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको। देखो क्या है ना कि हमको तो मतलब ये तो आपको बता दिया कि एमआरएनए जो है राइबोसोम्स के स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, लेकिन सबसे उससे भी पहले क्या होगा कि एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। मतलब एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अलग होगा तभी ना भाई। अलग कैसे होगा, ये अलग ऐसे होगा और एक लार्जर से अलग होगा। और ये अलग करने का काम कौन करेगा, एक होता है इनिशिएशन फैक्टर 3, और अगर यूकैरियोट की बात करें उसमें इनिशिएशन फैक्टर 3। देखो अब बता देते हैं क्या होता है कि हमारा जो प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर मैंने आपको 3 बताया है, और यूकैरियोट्स में मोर देन 3 बताया है, और आरबीसी में 10 बताया है। अगर इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट की बात करें, IF1, IF2, IF3। IF1 का सिंपल सा काम है IF2 एंड IF3 को मतलब स्टिमुलेट करे, और IF2 का 2 काम है वो भी बताऊंगा, IF3 का 3 काम है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी आप बेसिक सा चीज देखो, मतलब कि इसका काम होता है IF3 का प्रोकैरियोट में। IF3 किसमें, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट इसका फुल फॉर्म है इनिशिएशन फैक्टर 3।
प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। यूआईएफ मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में IEF3 होगा जो कि दोनों सब यूनिट को मतलब सेपरेट करेगा। और अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में IEF3 होगा जो कि दोनों सब यूनिट को सेपरेट करेगा। अब दोनों सब यूनिट सेपरेट हो गया तो बाकी इनिशिएशन फैक्टर और जो था GTP था, tRNA था, mRNA था, और मतलब जो भी चीज था उसमें जो भी चीज था 50S मतलब 30S 50S ये सब जितना भी चीज था, ये सब चीज इसको सेपरेट रखने में हेल्प करेगा। और जैसे ही सेपरेट रखने में हेल्प करेगा और ये सेपरेट रखने में हेल्प किया, अब इसके बाद ये स्मॉलर सब यूनिट खाली तो अब mRNA आकर के इस पे mRNA ज्वाइन होगा। ये mRNA ज्वाइन होगा, इसको स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। स्मॉलर सब यूनिट, ये mRNA अब जाकर के इससे अटैच होगा। और mRNA अटैच कैसे होगा मैंने प्रोकैरियोट के लिए बता दिया। SD सीक्वेंस कहां होता है? इनिशिएशन कोडोन से 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले एक 8 नाइट्रोजन बेस का एक वो होता है जिसको हम SD सीक्वेंस बोलते हैं। उसका जस्ट कंप्लीमेंट्री प्रेजेंट होता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स पे। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स पे प्रेजेंट होता है 16S rRNA में, ये उसका कंप्लीमेंट्री होता है। तो mRNA जाकर के उस पे बाइंड हो जाता है, mRNA उस पे जाके बाइंड हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, जब आपको मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन टाइम में मैंने स्प्लिट जीन आपको मैंने बताया था, स्प्लिट जीन के बारे में कहीं पे भी मतलब स्प्लिट जीन बताया था। इनिशिएशन कोडोन कोई चीज बताया था कि जैसे ये mRNA है, ये AUG है, ये इनिशिएशन कोडोन, ये UAA ये स्टॉप कोडोन है। इनिशिएशन कोडोन और स्टॉप कोडोन, इसके इधर आपको मैंने यहाँ पे 7mg कैप बताया था, यहाँ पे कोई टेल बताया था और उसके बीच में कुछ था UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR बताया था, जो कि इस इनिशिएशन कोडोन और स्टॉप कोडोन के रिगार्डिंग आपको सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन UTR था अनट्रांसलेटेड रीजन। अब इस अनट्रांसलेटेड रीजन को ये जस्टिफाई कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये देखो SD सीक्वेंस कहां है? इनिशिएशन कोडोन से 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले, मतलब इनिशिएशन कोडोन से पहले। और अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनिशिएशन कोडोन से पहले क्या होता है? UTR। अब UTR का फंक्शन समझ में आया? SD सीक्वेंस का क्या फंक्शन है? SD सीक्वेंस ये UTR ही तो है, अनट्रांसलेटेड रीजन SD सीक्वेंस, उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो SD सीक्वेंस क्या काम करेगा? SD सीक्वेंस ASD सीक्वेंस ऑफ स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करेगा। तो UTR का यहाँ पे फंक्शन आपको डिस्क्राइब होता है, जो कि मैंने आपको बताया था UTR। अब UTR का आपको क्लियर हुआ कि इनिशिएशन कोडोन और स्टॉप कोडोन, इनिशिएशन कोडोन के पहले स्टॉप कोडोन के बाद में कुछ रीजन होता है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, जिसको कि हम UTR के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये जो था UTR ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस mRNA रिकॉग्नाइज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाय UTR। अभी मैंने बताया कि UTR का जो है आपको सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि UTR SD सीक्वेंस के फॉर्म में प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा और वही UTR यूकैरियोट में 7mg कैप के फॉर्म में होगा। तो UTR के बारे में आपको ये चीज पता नहीं था कि जैसे जब मैंने पढ़ाया था कि कोई भी mRNA बना, mRNA को स्टेबल करने के लिए 7mg कैप हम हेड में जोड़ते थे पॉली टेल, 200 या 300 नाइट्रोजन बेस का एक हम पॉली टेल जोड़ते थे जिससे कि वो mRNA स्टेबल हो। उसी में आपको मैंने बताया था कि 7mg कैप के बाद वहां पे कोई UTR था इनिशिएशन कोडोन से पहले, और स्टॉप कोडोन के बाद UTR था, मतलब जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो वो UTR अब दिख रहा है, वो UTR क्या था? SD सीक्वेंस ही था। प्रोकैरियोट में SD सीक्वेंस था और SD सीक्वेंस का तो यहाँ काम जस्टिफाई हो रहा है, रिकॉग्नाइज किया स्मॉलर सब यूनिट को। अब देखो आगे क्या हुआ, देखो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट को mRNA के साथ जोड़ना है, mRNA के साथ जोड़ना है। तो ये इसमें होगा SD सीक्वेंस और इसमें होगा ASD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस ASD सीक्वेंस के हेल्प से ये रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन ये रिकॉग्नाइज करेगा IF इनिशिएशन फैक्टर 3 के हेल्प से, और को फैक्टर कौन सा होगा? Mg+2। और Mg+2 होगा, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। ये 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बना। अब ये
कॉम्प्लेक्स जो है, जो ये कॉम्प्लेक्स बना स्मॉलर सब यूनिट। अब इस स्मॉलर सब यूनिट में आके जुड़ता है कौन, टीआरएनए। मतलब जो हम सबसे पहले चार्ज टीआरएनए किए थे, याद करो, चार्ज टीआरएनए किए थे। फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड के बाद उसको क्या किए, टीआरएनए के थर्ड एंड पे जोड़ दिए। अब वो टीआरएनए चार्ज हो चुका है, वो चार्ज टीआरएनए को हम इस एमआरएनए पे लाके जोड़ देते हैं। और जिस एमआरएनए पे लाके जोड़ देते हैं, तो देखो ये जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, उसमें जो इसको लाते हैं ना, मतलब देखो लार्जर सब यूनिट में आप देखोगे उसमें 3 तरह का मतलब कैविटी है, वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, छोड़ो उसको। अब ये देखो कि ये एमआरएनए बनाए और एमआरएनए पे वो चार्ज टीआरएनए को जोड़ दिए। ये एमआरएनए है 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, उसमें ये फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब आप सोचोगे ये फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स कहां से आया? अभी जो आपको मैंने बताया था कि हम जब चार्ज टीआरएनए किए थे तो चार्ज टीआरएनए क्या बनाया था, एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो बना वो ब्रॉड टर्म है। एमाइनो एसिड कोई भी होगा, तो जैसे अब अगर हम प्रोकैरियोट का बात कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया था यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, एयूजी का काम क्या है, इनिशिएशन कोडोन, वर्क एज अ इनिशिएशन कोडोन, वर्क एज अ डुअल फंक्शन। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मतलब जो है एयूजी वर्क एज अ डुअल फंक्शन, एक फंक्शन की वर्क एज अ इनिशिएशन कोडोन और दूसरा फंक्शन इट कोड फॉर मिथ्योनिन। मिथ्योनिन किसमें, यूकैरियोट में मिथ्योनिन, लेकिन प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में क्या है, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। और हम डिस्कस किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, मेनली प्रोकैरियोट्स के लिए। अब मोनली प्रोकैरियोट्स के लिए कर रहे हैं, तो जहां एमाइनो एसाइल है, एमाइनो एसाइल के जगह कौन एमाइनो एसिड आएगा, एयूजी। सबसे पहले इनिशिएशन कोड कौन होता है, एयूजी। और इनिशिएशन कोडोन एयूजी होगा, तो इनिशिएशन कोडोन के रिगार्डिंग कौन सा एमाइनो एसिड, एन फॉर्माइल मिथ्योनिल टीआरएनए, मतलब जैसे एन फॉर्माइल मिथ्योनिन हुआ ना, और वही एमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा, तो वहां पे एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स था। उस एमाइनो एसिड का नाम मैंने यहाँ जस्टिफाई कर दिया कि ये प्रोकैरियोट का है और एयूजी के कारण, तो एन फॉर्माइल मिथ्योनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड इस एमआरएनए से जाके ज्वाइंट होगा। ये एक्टिवेटेड टीआर, जिसको चार्ज टीआरएनए बोले, चार्ज टीआरएनए एमआरएनए से जाके जुड़ेगा। और एमआरएनए से जुड़ने के लिए इसको इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 का हेल्प लेना पड़ेगा। और इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 के हेल्प से, और ये को फैक्टर एज अ को फैक्टर वर्क करेगा। और इस प्रोसेस में एनर्जी का भी यूज होगा, एनर्जी का यूज होगा। और ये एनर्जी का यूज करके ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये पूरा फॉर्म करेगा। अब आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो फॉर्म करेगा ये क्या है, 30S एमआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मतलब हमको क्या था कि एमआरएनए था, एमआरएनए के साथ हम क्या जोड़ दिए, एमआरएनए कॉम्प्लेक्स था, एमआरएनए कॉम्प्लेक्स को हम क्या जोड़ दिए, टीआरएनए जो मेरा बना था चार्ज टीआरएनए, उस चार्ज टीआरएनए को जोड़ दिए। उस चार्ज टीआरएनए को जोड़ने के लिए हमको ये 4 चीज रिक्वायर्ड है। और 4 चीज रिक्वायर करके जो फॉर्म हुआ वो 30S एमआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको मैं बताता हूं ये क्या इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे फर्स्ट टाइम, देखो ये आप जितना भी प्रोसेस देखे हो, सबसे पहले अभी जो जीटीपी यूज क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जीटीपी कहां यूज हुआ, इसी में। तो अब हमको नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जीटीपी फर्स्ट, मतलब यूज ऑफ, मतलब फर्स्ट टाइम जीटीपी यूज, ये आपको ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट टाइम जीटीपी का यूज हुआ। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, ठीक है। अब ये हमको कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बना। तो अब कॉम्प्लेक्स बना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रॉ करूंगा कि 30S फॉर्माइल मिथ्योनिन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, IF3 प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स के होते हैं। IF3 3 टाइप्स के हैं इनिशिएशन फैक्टर। अब 3 टाइप्स में हम क्या करते हैं, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। IF1, ये IF2 और ये IF3। तो देखो IF1 का काम है IF2 और IF3 को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट। प्रोकैरियोट्स का बात बता रहा हूं। और IF2 का इसका काम होता है कि एमाइनो एसाइल जो है ना, एमाइनो एसाइल, इसका काम होता है एमाइनो एसाइल टीआरएनए को
पी साइड पे फिक्स करना, पी साइड पे फिक्स करना। याद रखना IF2 आपको मैं बताऊंगा पी साइड पे कैसे फिक्स करना, क्या फिक्स करना। इसके बाद जो डायग्राम आएगा ना वो इस चीज को आपको क्लियर कर देगा। और IF2 का एक काम और क्या, इनिशिएशन। देखो यहाँ पे क्या है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में IF2 का यूज हुआ तो सेकेंड वर्क हो गया। एक तो ये हुआ, दूसरा इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दो काम हुआ IF2 का, दो काम हो गया। अब इसका काम देखो इसका तीन काम है, इसका तीन काम। सबसे फर्स्ट काम राइबोसोम्स को सेपरेट करना, राइबोसोम्स का सेपरेशन, राइबोसोम्स का सेपरेशन। उसके देखो आपको सबसे पहले हम बताए थे कि राइबोसोम सेपरेट जो होता है वो IF3 के और मतलब यूकैरियोट में EIF3 के हेल्प से, ठीक है। तो हम यहाँ पे IF राइबोसोम्स को सेपरेट करना। दूसरा स्टेप हम बताए थे कि mRNA स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होगा, mRNA स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होगा, सब यूनिट से अटैच होगा। ये अटैच किसके हेल्प से, IF3 के हेल्प से। और दूसरा ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में IF3 का भी यूज। तो थर्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज है। ये टोटल हमको ये इनिशिएशन फैक्टर का यूज हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, ये तो था प्रोकैरियोट का बात। अगर यहीं पे हम यूकैरियोट का देख लें तुरंत, यूकैरियोट में मोर देन 3 है, उसमें यूकैरियोट में EIF नहीं होता है, ठीक है, EIF1 नहीं होता है। EIF2 एंड EIF3 जैसा फंक्शन IF3 का है वैसा IF2 का है, उसी तरह जैसे IF2 का उसी तरह EIF2 का यूकैरियोट में, जैसे IF3 का फंक्शन प्रोकैरियोट में, उसी तरह EIF3 का फंक्शन यूकैरियोट में। लेकिन यहाँ पे IF है, प्रोकैरियोट में IF का रिक्वायरमेंट होता है, स्टिमुलस का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए IF1 है। यूकैरियोट में स्टिमुलस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसीलिए यूकैरियोट में IF1 नहीं होता है, मतलब EIF1 नहीं होता है, क्योंकि स्टिमुलस का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, स्टिमुलेशन और सपोर्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये टोटल चीज बताया। अभी मैं बताता हूँ इसका ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है वो चीज आपको मैं बता रहा हूँ डायग्राम के थ्रू, तब आपको क्लैरिटी आएगा। देखो अब जो है ये 30S mRNA कॉम्प्लेक्स जो है, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्माइल मिथ्योनिन tRNA कॉम्प्लेक्स कैसे ज्वाइंट होता है। तो देखो हम क्या किए कि स्मॉलर ये सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट पे mRNA। अब क्या होता है कि लार्जर सब यूनिट सेपरेट था। अब जैसे ही ये tRNA इस पे आके ज्वाइंट होगा और ये स्मॉलर सब यूनिट और mRNA ज्वाइंट होगा, तो लार्जर सब यूनिट आकर के फिर इस पे ज्वाइंट होगा। जैसे सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जैसे स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट पे ये mRNA और mRNA है, इस पे लार्जर सब यूनिट आके ज्वाइन हो गया, और लार्जर सब यूनिट इस पे आके ज्वाइन हो गया तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन होगा। और ये फॉर्मेशन जो होगा लार्जर सब यूनिट के ज्वाइन होने से, उसमें मतलब 3 तरह का कैविटी प्रेजेंट होता है। लार्जर सब यूनिट में 3 तरह का, एक होता है पी साइट, एक होता है ए साइट और एक होता है ई साइट। मतलब ई साइट तो स्मॉलर सब यूनिट में प्रेजेंट है, मतलब 3 मेनली 2 साइट प्रेजेंट है, पी साइट और ए साइट। पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ कि mRNA था, mRNA में ये चार्ज tRNA, हम क्या किए, ये स्मॉलर सब यूनिट में mRNA है, mRNA पे चार्ज tRNA लाए। ये चार्ज tRNA लाए, लेकिन ये तब ऐसे होता है, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कि लार्जर सब यूनिट आकर के इस पे अटैच है, और लार्जर सब यूनिट अटैच है, उस अटैचमेंट होने के बाद जो 2 कैविटी के फॉर्म में बचता है स्पेस, उसको बोलते हैं, एक कैविटी को पी साइड बोल देते हैं, एक कैविटी को ए साइड बोल देते हैं। इसी पी साइड पे जो हमारा मतलब चार्ज tRNA जाके अटैच होता है। तो सबसे पहले अगर हम इनिशिएशन की बात करें, जब इनिशिएशन होता है तो सबसे पहले चार्ज tRNA जो है आकर के, जैसे अब हम इसको एक समराइज कर लें कि एक राइबोसोम है, राइबोसोम्स में क्या है, ये mRNA है, और mRNA और राइबोसोम्स में 2 तरह के साइड होते हैं, पी साइड और ए साइड। अब जो चार्ज tRNA था, ये चार्ज tRNA जो ज्वाइंट हुआ, ये देखो, ये हमने इसको खोल के बिल्कुल डिस्क्राइब करके पढ़ा
पढ़ा, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइंटली देखोगे ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें स्मॉलर और लार्जर सब है, लेकिन कैसे कैसे क्या हुआ, कब फॉर्मेशन हुआ, किससे कब अटैचमेंट हुआ, ये सारा चीज क्लियर कर देगा। ये क्लियर कर दिया। अब पी साइड के सब देखो, अब क्या होता है कि जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स पे एमआरएनए है तो अब क्या होता है कि जो चार्ज टीआरएनए है, वो चार्ज टीआरएनए जाकर के एमआरएनए से जुटा था, तो कॉम्प्लेक्स बनाया, वो ये कॉम्प्लेक्स है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें जो है, इस कॉम्प्लेक्स में लार्जर सब यूनिट का मतलब आकर के इसमें कवर कर लेता है, जैसे ये सब यूनिट और इसमें ये एमआरएनए, इसको क्या किया, लार्जर सब यूनिट इसको आके कवर कर लिया, और कवर कर लिया तो ये कैविटी के फॉर्म में बना दिया। अब पी साइट तो जिसका चार्ज टीआरएनए से फिल है, ये इनिशिएशन वाला स्टेप हो चुका है। पी साइट पे चार्ज टीआरएनए पहुंचा हुआ, ए साइट मेरा खाली है। अब ए साइट खाली है, अब इससे होता क्या है कि अब नया कोई एमाइनो एसिड को हमको लाना है, नया कोई एमाइनो एसिड को लाना है, तो नया कोई एमाइनो एसिड को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज टीआरएनए करेंगे, टीआरएनए चार्ज करके फिर मतलब एमाइनो एसिड को, अरे भाई नया एमाइनो एसिड को नया टीआरएनए लाएगा, और नया टीआरएनए लेकर के कहाँ आएगा, मतलब अगर अब जो न्यू एमाइनो एसिड को जो टीआरएनए लेके आएगा वो कौन से साइड पे लेके आएगा, ए साइड पे। सबसे पहले जो था, सब जो इनिशिएशन का स्टेप कंप्लीट हुआ कि मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स तो ऐसा फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसके बाद जो अब नया एमाइनो एसिड लाएगा टीआरएनए, वो लाएगा कौन से साइड पे, ए साइड पे, और ए साइड पे लाएगा। तो अब जब हम इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, इनिशिएशन स्टेप में ये होता है, आपको तो ऐसे मैंने बता दिया कि पहले तो पी साइड पे फिक्स है, उसके बाद दूसरा फिर ए साइड पे नया एमाइनो एसिड ए साइड पे आएगा, और ए साइड पे आएगा, और ए साइड पे आने के बाद एमाइनो एसिड फर्स्ट, देखो ये एमाइनो एसिड टीआरएनए से बना था, ये टीआरएनए और एमाइनो एसिड के बीच का लिंक टूट जाता है, तो इसका COOH ग्रुप फ्री हो जाएगा, और इसका NH2 ग्रुप फ्री होता है। तो ये COOH और NH2 मिल करके बॉन्ड बना देता है, जिसको मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा, तो अब ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, और ये टीआरएनए हट जाएगा, और ये टीआरएनए हटेगा कहां, ई साइड से, इसको बोलते हैं ई साइड। अगर ई साइड को हम देखें, ई साइड कुछ नहीं, इसको हम गेट मान सकते हैं। गेट क्या क्यों माने कि जैसे अगर हम मतलब राइबोसोम्स पे टीआरएनए है, टीआरएनए का लिंक टूटा और टीआरएनए हटा, वो हट के बाहर जो निकलेगा राइबोसोम से, वो कौन से गेट से निकलेगा, ई साइड के गेट से निकलेगा। ये चीज आपका क्लियर हुआ। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है, ये पेप्टाइडेल ट्रांसफरेज कह लो, ये आरएनए मतलब 23S आरएनए, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक आरएनए ऐसा है, आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट और एंजाइम की तरह वर्क कर सकता है, वो यही एंजाइम है 23S आरएनए, जिसको कि हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। अगर हम यूकैरियोट में सेम बात बताएं कि ये दोनों के बीच में बॉन्ड कौन बनाता है, तो उसका काम होगा 28S आरएनए यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में 23S, जिसको कि हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसे हुआ, सबसे पहले हमको ये स्मॉलर सब यूनिट से आके एमआरएनए अटैच हुआ, एमआरएनए पे ये टीआरएनए अटैच हुआ, उसके बाद लार्जर सब यूनिट इसको कवर कर लिया। अब इसका ए साइड खाली है, पी साइड भरा हुआ है मतलब टीआरएनए से, टीआरएनए और एमाइनो एसिड से पी साइड भरा हुआ। अब कोई नया एमाइनो एसिड जब आएगा, वो कौन से साइड पे आएगा, ए साइड पे आएगा, और ए साइड पे जैसे ही आएगा, पी साइड पे जो टीआरएनए है, इसका एमाइनो एसिड से लिंक टूट जाएगा, और लिंक जैसे ही टूटेगा, उसका COOH ग्रुप फ्री होगा, और बगल वाले मतलब ए साइड पे जो अमाइनो एसिड है, उसका NH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है पेप्टाइडेल ट्रांसफरेज या 23S आरआरएनए, जिसको कि राइबोसोम बोलते हैं, वो कि प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में 20S आरआरएनए, जो कि यूकैरियोट में। अभी इनिशिएशन स्टेप चल रहा है, और इनिशिएशन में बेसिकली कहा जाता है कि ए साइट एम्प्टी होता है। अब हम बात करते हैं इलोंगेशन में क्या होगा, लास्ट फिर स्टेप होगा टर्मिनेशन में क्या होता है। अब इलोंगेशन की बात करते हैं। देखो अब एक स्टेप है, सबसे पहले हम इनिशिएशन का पूरा सारा चीज पढ़ चुके हैं। अब इलोंगेशन कैसे होगा, अब इलोंगेशन को देखना है, इलोंगेशन कैसे होगा। देखो सबसे पहले जो है ये एमआरएनए पे ये टीआरएनए आके अटैच है, ठीक है। अब ये इसको बोल दिए पी साइड, इसको बोल दिए ए साइड, एक बोलते हैं ई साइड। P4 पेप्टाइल साइड
A4 एमाइनो एसाइल साइट, ई और एग्जिट साइट, ये 3 साइट है राइबोसोम से। आप देख लो पी साइट पे तो पहले प्रेजेंट रहता है। अब कोई भी नया एमाइनो एसिड आएगा, नया एमाइनो एसिड आ करके कहाँ फिक्स होगा, ए साइट पे, ए साइट पे। अब देखो जैसे अगर हमारा इनिशिएशन हो रहा था तो इनिशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन हेल्प कर रहे थे, उसको इनिशिएशन फैक्टर बोल दिए। अब कुछ चेन इलोंगेशन में बोल देंगे तो उसको इलोंगेशन फैक्टर बोल देंगे। उसी तरह प्रोकैरियोट में 3 इलोंगेशन फैक्टर है, यूकैरियोट में 2 इलोंगेशन फैक्टर है। 3 इलोंगेशन फैक्टर का क्या क्या यूज है वो आपको मैं बताऊंगा। पहले आप देखो कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है। आप सोचो अभी इसमें बहुत सारा चीज, हर चीज समझने का। आप देखो कैसे, अगर बताओ पी साइट पे ये अमाइनो एसिड है, अब नया कोई अमाइनो एसिड टीआरएनए लेके आएगा, कहां लेके आएगा, ए साइट पे। ए साइट पे लेके आया, ए साइट पे लेके आया, जैसे ही ए साइट पे लाएगा, ए साइट पे लाएगा तो पी साइट के अमाइनो एसिड और टीआरएनए के बीच का लिंक टूट जाएगा। और लिंक टूट जाएगा, अमाइनो एसिड जो पहला है, पहला अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप फ्री होगा, और दूसरा जो नया अमाइनो एसिड आया जो ए साइट पे आया है उसका NH2 ग्रुप फ्री होगा। COH और NH2 ग्रुप मिला करके एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि कौन से एंजाइम के हेल्प से, R23S rRNA, जिसको कि हम राइबोसोम नाम दे दिया। अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में ये बॉन्ड कौन बनाएगा, 28S rRNA, और जिसको कि हम अरे ये 23S राइबोसोम बोलते हैं ना, 23S rRNA को, और वो भी बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। तो देखो क्या था कि अमाइनो एसिड पी साइड पे पहले से था, कोई नया अमाइनो एसिड को टीआरएनए कहां लेकर आया, ए साइड पे। ए साइड पे जैसे ही लाया अमाइनो एसिड फर्स्ट का लिंक टूट गया, लिंक टूटने से इसका COOH फ्री हुआ, COOH फ्री हुआ, इसका COOH फ्री हुआ, और इसका NH2 फ्री है, NH2 फ्री है। और COOH और NH2 ग्रुप में एक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना 23S rRNA राइबोसोम के हेल्प से, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का बात कर रहे हैं तो ये बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड बना, अब जो ये टीआरएनए बचा, ये टीआरएनए जो बचा, ये टीआरएनए को निकलना है, यहां से नहीं निकलना, बताओ। हाँ, अब जब टीआरएनए से लिंक टूट गया तब निकलना है, तो ये जो निकलेगा ना, ये जो साइड से निकलेगा उसको ई साइट बोलते हैं, ई साइट। मतलब टीआरएनए बाहर जो निकलेगा वो ई साइड से, इसी को हम ई साइड एग्जिट साइड बोलते हैं, ई साइड से निकलेगा। अब ई साइड से निकलेगा, फिर क्या होगा कि ये पी साइड खाली होगा, पी साइड खाली होगा, और ये 2 अमाइनो एसिड का तो वो बन चुका है, लेकिन पी साइड खाली होगा। पी साइड जैसे ही खाली होगा, पी साइड जैसे ही खाली होगा, पी साइड खाली होने के बाद ये अमाइनो एसिड ये खाली वाले को क्या करेगा, ये जंप करेगा, टीआरएनए इस पे आएगा पी साइड पे। ये क्या किया, देखो ये वाला जो टीआरएनए था ये जंप किया पी साइड पे। अब आप सोचोगे कि अरे यार पी साइड पे कैसे टीआरएनए जंप करेगा, टीआरएनए में जो एंटी कोडोन था उसका कोडोन एमआरएनए पे ए साइड में था, वही सेम कोडोन ए मतलब पी साइड में कैसे प्रेजेंट होगा। तो ये चीज होता ऐसे है कि देखो जितना में ये कूद करके इस पे, जैसे देखो ये फ्री हुआ, ये एंड फ्री हुआ, देखो ये टीआरएनए हट चुका है, अब ये टीआरएनए यहां से हट चुका है, ये टीआरएनए हट चुका है, तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। ये जैसे ही यहां आएगा तो आप सोचोगे कि इसका कंप्लीमेंट्री तो ये यहां पे था, सेकेंड वाले कोडोन के पास था, तो ये फर्स्ट वाले के पास इसका कंप्लीमेंट्री कैसे होगा, तो ये सोचोगे। लेकिन देखो क्या होता है कि जैसे ही ये उछलता है इस पे आने के लिए, वैसे ही ये राइबोसोम स्लाइड हो जाता है, वैसे ही राइबोसोम स्लाइड हो जाता है। और राइबोसोम जैसे ही स्लाइड करेगा, ये जो पी साइड है ये ए साइड है, राइबोसोम जैसे ही स्लाइड किया तो ये पी साइड पहुंच गया और ये ए साइड पहुंच गया। देखो क्या होता है कि जैसे ही ये तो हट गया, अब ये राइबोसोम्स ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए जंप करेगा, ये टीआरएनए जंप करेगा और जंप करके यहां आना चाहेगा, और यहां जैसे आना चाहेगा तब तक ये राइबोसोम घसक जाएगा। राइबोसोम जब घसक जाएगा तो ये जहां ए साइड है वो पी साइड पे पहुंच जाएगा, और पी साइड पे मतलब लगेगा कि पी साइड पे पहुंच गया, बाकी वो ए साइड पे ही है। मतलब इसका ये सेम चीज नहीं है, ये समझ रहे हो आप। देखो ये जैसे मैंने बताया कि ये टीआरएनए कूद के पी साइड पे आएगा, ये कूद करके इस साइड पे आएगा, तब तक ये जो राइबोसोम्स है ये राइबोसोम्स इधर खिसक जाएगा, और ये राइबोसोम जैसे ही खिसकेगा, ये उछलेगा तो जरूर ये पी साइड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये कोडोन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ रहे हो कि ये कैसे हुआ। ये देखो
अगर ये जैसे ही ये कूदा तो ये राइबोसोम्स आगे स्लाइड कर गया, ये आगे जो स्लाइड किया तो ये पी साइड यहाँ शिफ्ट हो गया, और पी साइड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये नाइट्रोजन बेस और ये पी साइड पे आ गया, तब तो ये रह सकता है ना। तो यही से मेन कंफ्यूजन होता है कि जैसे पहले अमाइनो एसिड मतलब टीआरएनए ए साइड पे प्रेजेंट है, टीआरएनए जंप किया, जंप करके पी साइड पे आया, जंप करके पी साइड पे आया तो टीआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री ए साइड पे था, तो फिर पी साइड पे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया? तो पी साइड पे कॉम्प्लीमेंट्री होता नहीं है। ये देखने के लिए अभी हम आपको डायग्राम बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब कम टाइम में होता है, और बहुत कम टाइम में क्या होता है कि जैसे ही ये कूदेगा पी साइड पे तब तक राइबोसोम्स खिसक जाएगा, तो जो पी का पोजीशन है वो ए पे आके शिफ्ट हो गया और टीआरएनए पी पे आ गया। तो ए पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर था वही तो शिफ्ट हुआ, तो पी आकर के ए पे ही तो शिफ्ट हो गया, क्योंकि राइबोसोम्स तो घसक चुका है। राइबोसोम्स जैसे जो पी पे था, राइबोसोम्स का जो पी साइड था ये ए साइड था, ए साइड से कूद के ये पी साइड आ रहा है, लेकिन यही पी साइड को हम राइबोसोम्स को ही खींच लिए तो ये पी साइड ए साइड पे ही आ गया, और ए साइड पे आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिल गया, तो ये इसका इलोंगेशन हुआ। फाइनली क्या होगा, फिर कोई नया अमाइनो एसिड आएगा, फिर कहां ज्वाइन होगा? ए पे फिर ज्वाइन होगा, और इससे ये टीआरएनए हटेगा, देखो हटेगा। जैसे ही ए साइड पे कोई नया आया, न्यू आएगा तो टीआरएनए हटेगा, और ये टीआरएनए ई साइड से बाहर निकलेगा, ये नया टीआरएनए आएगा, और इसका COOH ग्रुप और नया टीआरएनए का NH2 ग्रुप दोनों मिल करके बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बनवाने का काम राइबोजाइम का होता है, ये राइबोजाइम बॉन्ड बनाएगा, और फाइनली ये स्टेप पे आप पहुंच जाइएगा कि देखो ये अमाइनो एसिड का चेन बनते जा रहा है, इसका इलोंगेशन होते जा रहा है। तो अब इलोंगेशन तो होते जा रहा है, इलोंगेशन का तो प्रोसेस आपने समझ लिया कि कैसे कैसे इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन के बाद अब आप देखो इलोंगेशन में कौन कौन क्या क्या हेल्प करता है। प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स ऑफ इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। EFTU का ऐसा मतलब है कि अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, U मतलब अनस्टेबल, T मतलब टेम्परेचर, अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। EFTS का मतलब है स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, और EFG का रिलेटेड है GTP से, ये GTP डिपेंडेंट है, इसीलिए EF इसको G से डिनोट कर दिए। अब इलोंगेशन फैक्टर जो है, अब देखो जो थर्मली, अब क्या होता है कि इलोंगेशन फैक्टर आपको किस चीज में हेल्प करेगा? आप सोचो पहले ये P के साथ अटैच है ही, अब नया अमाइनो एसिड ए साइड पे आ रहा है, नया टीआरएनए ए साइड पे आ रहा है, तो ए साइड पे जो अमाइनो एसिड टीआरएनए आया उस साइड को फिक्स करने वाला कोई तो होना चाहिए, उसको फिक्स करने में ये दोनों हेल्प करता है, EFTU और EFTS हेल्प करेगा। वहीं अगर यूकैरियोट की बात करें, यू में EEF1 मतलब यूकैरियोट इलोंगेशन फैक्टर 1, यूकैरियोट इलोंगेशन फैक्टर 2, ये दोनों अमाइनो एसिड टीआरएनए को ए साइड पे फिक्स करने में हेल्प करेगा, क्योंकि पहले पी साइड पे था ही, अमाइनो एसिड ए साइड पे आया, ए साइड पे फिक्स किए। अब फिक्स करने के बाद एक होता है एंजाइम ट्रांसलोकेज, ये जो राइबोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है, राइबोसोम स्लाइड कर रहा है, वो ट्रांसलोकेज एंजाइम के हेल्प से और किसके प्रेजेंट में, जीटीपी के प्रेजेंट में मूवमेंट हो रहा है। तो जीटीपी ये एंजाइम क्या करेगा, इसको स्लाइड कराते जाएगा, एक तो स्टेबल करके फिक्स कर दिए, और अब EFG जो है जो कि स्लाइडिंग में हेल्प करता है। उसी तरह अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में ट्रांसलोकेज एंजाइम ओनली जो है मतलब इसको स्लाइडिंग में हेल्प करता है। उसमें मतलब जैसे इसमें 3 EF है, उसमें 2 ही EF है, तीसरा कोई EF नहीं है, तो वहां पे तीसरे EF के जगह ट्रांसलोकेट एंजाइम ही उसको स्लाइडिंग में हेल्प करता है। ये टोटल आपका इलोंगेशन हो गया। कैसे कैसे इलोंगेशन हुआ, कौन से एंजाइम की हेल्प से स्लाइडिंग हो रहा है, यहाँ पे कौन बॉन्ड बनाया, ये सबको अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं। बॉन्ड कौन बनाया, बॉन्ड बनाया 23S RNA, जिसको क्या बोले, राइबोजाइम। अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट 20S RNA, ठीक है, इसको पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज भी बोलते हैं। ये आपका हो गया पूरा इलोंगेशन। अब इसके बाद फाइनल स्टेज पढ़ेंगे टर्मिनेशन। अब हमारा फाइनल स्टेप है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन कैसे होता है, देखो चेन टर्मिनेशन कैसे होता है कि जैसे ही राइबोसोम्स mRNA पे स्लाइड करते हुए जाता है,
पी साइड मतलब टीआरएनए पी साइड पे शिफ्ट होगा, नया टीआरएनए ए साइड पे आएगा, नया ए पे आएगा, पी का टी अमाइनो एसिड से टीआरएनए का बॉन्ड टूटेगा और पी के अमाइनो एसिड एंड ए के अमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसका पी साइड का टीआरएनए खाली होकर ई साइड से बाहर निकलेगा और ई साइड से जैसे ही बाहर निकलेगा ये अमाइनो एसिड ए साइड पे कूद जाएगा। ए साइड पे जैसे ही कूदेगा तब तक में राइबोसोम्स भी कूद जाएगा, मतलब राइबोसोम्स भी खींच जाएगा। राइबोसोम जब खींचा तो ए साइड पे जो नाइट्रोजन बेस था वो बेस सेम मतलब कहाँ आ गया, पी साइड पे। इसी तरह इलोंगेशन होते गया, इलोंगेशन होते गया, लेकिन इलोंगेशन होते होते जैसे ही ए साइड पे कोई नॉनसेंस कोडोन, ए साइड पे नॉनसेंस कोडोन जिसको कि स्टॉप कोडोन बोलते हैं, UGA, ये 3 स्टॉप कोडोन है। जैसे ही ए साइड पे इस तीनों कोडोन में से कोई कोडोन टकराया, इसका मतलब ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस रोक देगा और प्रोटीन सिंथेसिस रोक देगा और रोकते ही ये चेन टर्मिनेट कर देगा और टर्मिनेट कर देगा। ये आपको क्या मिल गया, प्रोटीन। और ये प्रोटीन जैसे ही बन गया इसको भेज देंगे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में भेजेंगे, फिर इसका जो यूज होगा वो यूज करना है, ठीक है, तो यूज हो जाएगा। तो अब ये प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन जो हुआ कि कैसे स्लाइडिंग होते जा रहा है राइबोसोम। सबसे पहले क्या हुआ, पहले पी साइड पे अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, चार्ज टीआरएनए एमआरएनए सब जुड़ा हुआ है पी साइड पे जुड़ा हुआ है। नया कोई अमाइनो एसिड लेके आया टीआरएनए, वो कहाँ ज्वाइन होगा, ए अमाइनो एसिड पे। उसको फिक्स करने का काम आपको बता, EF12 EFTS ये सब बताया था आपको, तो वो फिक्स करेगा अमाइनो एसिड पी और ए पे दोनों पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही ए पे प्रेजेंट हुआ, अमाइनो एसिड और टीआरएनए पी साइड पे जो है टीआरएनए और अमाइनो एसिड को लिया हुआ, उसका लिंक टूट जाएगा। लिंक टूटते ही पी साइड का अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा और ए साइड के NH2 से बॉन्ड बनाएगा और NH2 से जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा राइबोजाइम। और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ये टीआरएनए फ्री हो गया पी साइड का, वो किधर से, ई साइड से एग्जिट हो जाएगा, ई साइड से निकल जाएगा, ई साइड से निकलेगा। अब ए साइड पे टीआरएनए प्रेजेंट है, अब ए साइड पे टीआरएनए कूदेगा और ये राइबोसोम स्लाइड हो जाएगा तो फिर ये पी साइड पे आएगा और जैसे ही पी साइड पे आया इसी तरह कर करके इलोंगेशन होते जाएगा। इलोंगेशन होते होते जैसे ही ए साइड पे कोई भी स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन टकराएगा, कोई भी नॉनसेंस कोडोन वहां मिला तो वो अपना मतलब सिंथेसिस प्रोटीन का बंद कर देगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगा। अब चेन टर्मिनेट होगा, अब जैसे इलोंगेशन करने में कुछ प्रोटीन हेल्प करे तो उसको इलोंगेशन फैक्टर बोल दिए। उसी तरह चेन टर्मिनेशन करने में कुछ रिलीजिंग मतलब रिलीज कर देता है, मतलब टर्मिनेट कर देता है, तो रिलीजिंग फैक्टर। तो अगर इसमें रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में 3 होता है, RF1, RF2, RF3। अब और यूकैरियोट में ओनली 1, यूकैरियोट में एक ही होता है, ठीक है। और अब देखो, अब इस तीनों का काम क्या है, ये RF1 और 2 जो है, RF1-2 का काम है UAG, इस दोनों को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। और RF3 का काम है UGA को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। ये आपको हो गया। अब इसी तरह होकर के चेन टर्मिनेट हो जाएगा और चेन टर्मिनेट हो जाएगा, ये प्रोटीन बन जाएगा और ये जो टीआरएनए जो बाहर ई साइड से जा रहा है वो टीआरएनए फिर चले जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाएगा फिर अगले प्रोटीन सिंथेसिस में वही टीआरएनए का यूज होगा। और टीआरएनए का यूज होगा इसीलिए तो उसको बोलते हैं टीआरएनए को हम रीयूज कर सकते हैं। और जो एमआरएनए जो बन गया, एमआरएनए का मतलब फॉर्मेशन हो गया, एमआरएनए तो जैसे ही बनते गया और डिस्ट्रॉय होते गया, एमआरएनए डिस्ट्रॉय होते जाता है, लेकिन टीआरएनए रीयूज हो जाता है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में भेजने के बाद जो प्रोटीन का यूज है वो प्रोटीन का यूज होता है। तो ये ओवरऑल चेन टर्मिनेशन हो गया। अब 1-2 कुछ पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, कैसे कैसे कौन कौन सा क्या समझ लो। अब देखो, जैसे ही ये राइबोसोम जो अगर हम ये बनाए थे कि जैसे ये राइबोसोम्स बनाए थे, ठीक है,
डायग्राम पे मेरा मत जाना, ठीक है, क्योंकि मेरा डायग्राम बचपन से ही है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड 3 2 1, देखो ये 5 से 3 के डायरेक्शन में बना। अब जो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको भी हम 5 से 3 के बोलेंगे। अरे यार आप कहीं पे बोल देते हो कि एंटी सेंस के अकॉर्डिंग बोल देते हो, कहीं पे बोल देते हो मतलब जैसे आप बताओ एंटी सेंस के अकॉर्डिंग कहाँ, जैसे आप मान के चलो कुछ कुछ जगह पे, जैसे आप डीएनए रेप्लिकेशन था, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हुआ था, थर्ड एंड पे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर जाके बाइंड हुआ, आरएनए प्राइमर जाके बाइंड हुआ वो 5 से 3, तो वहां पे 5 से 3 बना, तो हम उसका डायरेक्शन 5 से 3 दिए, लेकिन यहाँ पे 5 3 से बना, 5 3 ही क्यों दिए, क्योंकि जहां पे हमको जैसे वहां पे 3 एंड पे जुड़ा और आरएनए 5 से 3 वर्क कर रहा था, जहां पे हमको कैरेक्टर दिया हुआ है पता चल रहा है, वहां तो नया बना नया के हिसाब से, बाकी जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें पुराना के हिसाब से। अब जैसे इसमें एमआरएनए 5 से 3 है, ये एमआरएनए है 5 से 3, एमआरएनए है 5 से 3 डायरेक्शन में, तो अब इसमें जो नया बना इसमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो ये पुराने की तरह। लेकिन वहां पे अगर डीएनए में था ये 3 से 5 था, ये आरएनए 5 प्राइमर आया 5 से 3 में पॉलीमराइजेशन किया, तो इसीलिए रेप्लिकेशन को हम बोल देते हैं 5 से 3। ट्रांसक्रिप्शन भी होता है 5 से 3, ट्रांसक्रिप्शन भी 5 से 3। तो हम अब जिसमें जैसे इसमें हमको मतलब दिया हुआ, जैसे देखो इसमें हमको जो नया बना, नया का नाम पुराने के नाम से रखे, लेकिन इसमें नया के बारे में तो हमको आइडिया है, नया यहाँ पे जो बना ये 5 से 3 डायरेक्शन है। अब जिसके बारे में आइडिया है उसको तो हम नया के अकॉर्डिंग खुद का नाम दे देंगे, और जिसमें नया का नाम कोई आइडिया नहीं लग रहा है उसको हम पुराना के अकॉर्डिंग, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में एमआरएनए 5 से 3 डायरेक्शन में, उसी तरह अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन 5 से 3 डायरेक्शन में। और आप जो डीएनए है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेंस कोडोन, ये सब जितना भी है ये 5 से 3 डायरेक्शन, क्योंकि इसमें जो नया फॉर्मेशन हुआ, नया फॉर्मेशन जो हुआ उसका डायरेक्शन हमको पता है, तो जो नया फॉर्मेशन हुआ जिसका डायरेक्शन पता उसको उसका डायरेक्शन लिखेंगे, और जिसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है उसका हम पुराने के हिसाब से लिखेंगे। और इस डायरेक्शन का कंफ्यूजन को हटाने के लिए, बहुत सारा डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन बता देता हूं, उससे सारा चीज वो सॉल्व हो जाएगा कि एंटी सेंस जो है, एंटी सेंस स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछ दे तो उसके लिए 3 से 5 का डायरेक्शन बता दो। इसके अलावा रेस्ट जितना भी है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कुछ भी है, सबका डायरेक्शन 5 से 3 बता दो, 5 से 3। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके सारे डायरेक्शन को टेंशन को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि एंटी सेंस का बस आप देख लो 3 से 5 होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, तो आपको मैंने बेसिकली ये जो पॉइंट कहीं एनसीईआरटी में था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और आप इस चीज को समझोगे। डायरेक्शन का बात हो, एंटी सेंस का डायरेक्शन 3 से 5 होगा, बाकी जितना भी ट्रांसलेशन इसमें आ गया, आपको ट्रांसक्रिप्शन, सेंस कोडॉन की बात कर ले या आपको रेप्लिकेशन की बात कर ले, सब 5 से 3 डायरेक्शन, पॉलीमराइजेशन की बात कर ले, सब 5 से 3। एंटी सेंस का बस 3 से 5, बाकी सबका 5 से 3 डायरेक्शन। ये आप इंपॉर्टेंट। अब आप एक चीज और देखोगे कि मतलब एक और इंपॉर्टेंट बात रह गया, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या है, देखो जब हम एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट किए थे, ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट किए थे, तो आप देख रहे थे कि सबसे स्टार्टिंग कोडॉन एयूजी था, सबसे स्टार्ट कोडॉन एयूजी था। तो सबसे पहले जो अमाइनो एसिड बना होगा एन फॉर्मेल मिथ्योनिन बना होगा, और जितना भी हम ये सिंथेसिस करेंगे प्रोटीन का, अब बताओ स्टार्ट कोडॉन तो एयूजी ही होगा, और एयूजी ही होगा तो हर अमाइनो एसिड का मतलब हर प्रोटीन में फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्योनिन होगा। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो एन फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा। अब हमको अमाइनो एसिड से मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमको हर में मिथ्योनिन का जरूरी है, क्योंकि लेकिन ये तो है कंपलसरी, एमआरएनए पे इनिशिएशन कोडॉन जो है एयूजी ही होगा, और एयूजी होगा तो एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। तो अब इसको क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट ये जो बनता है उसमें से हम मिथ्योनिन को सेपरेट कर देते हैं। अब जैसे हमको हर अमाइनो एसिड में मिथ्योनिन तो नहीं चाहिए, अब मिथ्योनिन जहां पे नहीं चाहिए उसमें हम मिथ्योनिन को कट कर देते हैं। वो कट करने का एंजाइम का नाम होता है एमाइनोपेप्टिडेज। उस एंजाइम को बोलते हैं जो मिथ्योनिन मतलब एमिनोपेप्टिडेज
एंजाइम cuts the N-formyl from first place, क्योंकि सब में एन फॉर्माइल में, तो जितना भी अमीनो एसिड बनेगा सब में एन फॉर्माइल मिथ्योनिन तो रहेगा ही रहेगा, और रहेगा तो उस मिथ्योनिन को अगर हमें हटाना है तो हटाना किसके, कौन से एंजाइम के हेल्प से, अमीनो पेप्टिडेज के हेल्प से। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दूंगा आपको।